सुप्रभात, स्वागत आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्र की कक्षाएं चल रही है। पीछे अपना चैप्टर चल रहा था नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश में हमने ये देखा था कि नया साझेदार कैसे आता है, क्या उसके अधिकार होते हैं, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो क्या चीज़ें लेके आता है, नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन सी थी। उन समस्याओं में हमने सबसे पहली समस्या नया लाभ अनुपात और त्याग के अनुपात उसका अध्ययन किया। उसके बाद दूसरी चीज़ थी वो शुरू हुई थी ख्याति। अब ख्याति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की बात करें तो सबसे पहले ख्याति का मूल्यांकन करने से पहले हमें कुछ आधार चाहिए। किस आधार पे मूल्यांकन करें, तो वो आधार होते हैं दो। पहला औसत लाभ आधार और दूसरा अधिलाभ आधार। ठीक है, तो औसत लाभ आधार सबसे पहले बात करते हैं औसत लाभ आधार की, एवरेज प्रॉफिट बेस। इसमें दो प्रकार के औसत होते हैं, पहला सरल औसत लाभ और दूसरा भारित औसत लाभ। सरल औसत लाभ क्या होता है, वर्षों के लाभ आपको दिए हुए हैं, उन वर्षों के लाभों को जोड़ करो और जितने वर्ष है 2 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष उनका भाग लगा दो, आपके औसत लाभ आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर 3 वर्षों के लाभ दिए गए, 12,000 लाभ, 16,000 लाभ और 15,000 लाभ। ये 3 लाभ दिए गए, तो 12, 16 और 15 तीनों को जोड़ लो और बट्टे कर दो 3। 3 लाभ हो गया, 3 वर्षों के लाभ है तो बट्टे कर दिए 3। तो 12 और 16 28 और 10 38, 38 और 5 43, 43,000 बट्टे 3, 4 3 3, 14,333.33। ये हो गया आपका औसत लाभ। ये क्या आ गया आपका सरल औसत लाभ। इस तरह से आप लाभ निकालते हो। ठीक है, अब अगर मान लो इस प्रकार के लाभों में कोई अन्य सूचनाएं हैं, ऐसे लाभ या हानि या खर्चे या आय जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में आ गई, तो उनका समायोजन कैसे करेंगे। असामान्य आय या लाभ, अगर कोई ऐसी आय जो व्यवसाय संचालन से नहीं है, जैसे मान लो कि कोई आपने व्यापार का सट्टा खेला और उस सट्टे से आपको आय हो गई, वो हो गई। ठीक है, या कोई ऐसी गैर वित्तीय कोई संपत्ति या कोई ऐसी चीज बेची थी जिससे आपको आय हो गई, तो अगर इस प्रकार की कोई आय है तो संबंधित वर्ष में से उस आय को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि वो व्यापार की नहीं है। व्यापार की जो सामान्य गतिविधियां थी व्यवसाय संचालन की, उन गतिविधियों से हटकर है, तो उसको घटा देंगे अगर उसको शामिल किया हुआ है। तो असामान्य व्यय या हानि, इसी प्रकार की अगर कोई असामान्य व्यय या हानि है तो उसको हम क्या कर देंगे, वापस जोड़ देंगे, क्योंकि वो हमारे लाभों में से घटाई हुई ना, तो संबंधित वर्ष में वापस उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई वित्तीय प्रकृति का सौदा था, कोई अंशों का या ऋण पत्रों से संबंधित, उसमें हानि हुई तो उसको हमने P&L में डाल के कम कर दिया था। ठीक है, तो उस प्रकार से क्या हुआ, लाभ कम हो गए। अगर इस प्रकार की कोई हानि है तो लाभों को वापस हम क्या करेंगे, ख्याति निकालते समय जोड़ देंगे, क्योंकि वो व्यवसाय के जो सामान्य लाभ है उनसे संबंधित नहीं है। उसके बाद है गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय, संबंधित वर्ष की आय में से घटा देंगे, जिस वर्ष की आय उसमें से घटा देंगे। लगभग सेम ही चीज है। तो इस तरह से हम सरल औसत लाभ निकाल लेंगे। भारित औसत लाभ, अब ये भारित औसत लाभ क्या होता है, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके लाभों की प्रवृत्ति है वो स्थिर नहीं होती, फ्लक्चुएट होती है। कभी तो लाभ बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किसी वर्ष लाभ कम होते हैं, फिर ज्यादा कम, इस तरह से फ्लक्चुएशन की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार के अगर कोई लाभ दिए हुए हैं तो उन लाभों में औसत लाभ निकालने के लिए हम क्या, कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, भारित औसत लाभ विधि। अब नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं है कि भारित औसत लाभ विधि क्या है, कुछ नहीं है, वो सिंपल है। यही लाभ है, मान लो 12, 16, 15, इन 12, 16, 15,000 लाभों को लिख लिया मैंने, 12,000, 16,000 और 15,000। अब इनको मैंने भार दे दिया, वेटेज दे दिया, 1 2 3, 1 2 3 सीरीज दे दी मैंने। इस सीरीज के साथ इनको मल्टीप्लाई करो, 12,000, 32,000 और 45,000। इस तरह से मैंने भारित लाभ निकाल लिए। अब इन भारित लाभों का टोटल करके कुल भार कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, कुल भार का भाग दे दिया, यानी कुल लाभों का उत्पाद, ये भारित जो भार दिया उसके गुणा करके लाभ निकाल लिया, और उसके बाद कुल भार 6 था, 6 का भाग लगा दिया।
तो भारी औसत लाभ है वो निकल जाएंगे। उसके बाद अधिलाभ आधार, तीसरा लाभ कौन सा है? अधिलाभ आधार, सुपर प्रॉफिट बेसिस। अब इसमें क्या होगा? सुपर प्रॉफिट बेसिस में क्या होगा? अधिलाभ कैसे निकालेंगे? अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब औसत लाभ हमने निकाल रखे हैं, यहां पर सीख लिया। अब सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं? तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय दर। सामान्य प्रत्याय दर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होता है? देखो, कोई व्यापारी है, वो नया व्यापार कर रहा है, नया व्यवसाय कर रहा है, उसके जैसा ही सेम पूंजी और सेम ही चीजों का व्यापार पहले से 5, 7, 10 सालों से चल रहा है, तो वो क्या करता है? एक आकलन करता है कि यार अमुक बंदा है, वो यही व्यापार है, इतनी अमाउंट पूंजी लगाकर 10 साल पहले व्यापार कर रहा था और वो लाभ इस प्रतिशत से कमाता है, 5, 7, 10 जो भी प्रतिशत है, तो डेफिनेटली मुझे भी वही प्रतिशत लाभ का मिलेगा। वो एक आकलन करता है, वो एक अनुमान लगाता है। तो वो जो अनुमान या लाभ का जो प्रतिशत है वो क्या है? सामान्य प्रत्याय दर होती है। हो सकता है कि आपका व्यवसाय चले, हो सकता है उससे ज्यादा आप लाभ कमा रहे हो, उससे कम भी कमाओ, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जो व्यापार आपके जैसा ही है तो उसका लाभ ही है तो अपना लाभ ही होगा। तो ये हो गई सामान्य प्रत्याय दर, ठीक है। इससे आप अधिलाभ निकाल लोगे। अब विनियोजित पूंजी, बहुत कम चांस है कि आपको प्रश्न में विनियोजित पूंजी पूछे, आपको विनियोजित पूंजी ऑलरेडी दे देगा प्रश्न में। बाई चांस प्रश्न में विनियोजित पूंजी ना दे रहा, आपको कैलकुलेट करनी पड़े, तो आप इस फॉर्मूले से करोगे, संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व है, जो बाहरी दायित्व है वो कम कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? विनियोजित पूंजी आ जाएगी। 11th क्लास का जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है उसको याद कर लो, वही फॉर्मूला था। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल तो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता था? एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करनी पड़ती थी, बस वही चीज है। तो विनियोजित पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से अपने को दो आधार चाहिए, पहला औसत लाभ आधार और दूसरा अधिलाभ आधार। अगर आपको ये दोनों आधार आ गए तो गुडविल की कैलकुलेशन करने में, वैल्यूएशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है। अब सबसे पहली विधि की बात करते हैं, वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड। ईयर परचेज मेथड बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ख्याति कैसे कैलकुलेट करेंगे? औसत लाभ या अधिलाभ, जो भी अपने को प्रश्न में दिया गया, जिससे भी ज्ञात करना है, औसत लाभ या अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। जितने वर्षों के साथ क्रय के वर्ष को कहा गया प्रश्न में, उस क्रय के वर्षों के साथ गुणा कर दिया, आपकी ख्याति आ गई। मान लो यही प्रश्न था, इस प्रश्न में 3 वर्षों के औसत लाभ दिए हुए हैं, 3 वर्षों के औसत लाभ, आपको कहा औसत लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो आपने औसत लाभ कैलकुलेट करके लिख दिया। अब कह दिया गया 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, ध्यान देना, औसत लाभ तो आपके 3 वर्षों के थे, प्रश्न में 5 वर्षों के क्रय के आधार पर कहा गया है, या प्रश्न में कह दिया 5 गुणे के आधार पर, तो आप उसको 5 से गुणा कर दो, आपकी ख्याति आ जाएगी। बहुत आसान है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं अमूमन जो अपनी बुक के प्रश्न है वो इसी विधि पर है। उसके बाद है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि आसान है पर थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, क्योंकि दोनों ही आधारों में थोड़ा सा फर्क है। पहले बात करते हैं औसत लाभ आधार, औसत लाभों का पूंजीकरण। इसमें ख्याति कैसे निकालेंगे? औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। अब विनियोजित पूंजी प्रश्न में दी हुई है या हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी है। बात आती है औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य कैसे निकालें। तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य कैसे आएगा? औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ, या तो प्रश्न में दिए होंगे या हम दोनों में से किसी भी आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं, भारित लाभ या सरल लाभ से। औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य प्रत्याय दर, सामान्य प्रत्याय दर अभी समझाई थी। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? ख्याति का औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य आ जाएगा। तो जो पूंजीकरण मूल्य आएगा, उस पूंजीकरण मूल्य में से आप विनियोजित पूंजी लेस कर दोगे, कम कर दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी? ख्याति आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य। यह प्रश्न बहुत बार, ये सूत्र बहुत बार 1 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य, इसमें ख्याति कैसे कैलकुलेट करेंगे? अधिलाभ गुणा 100 बटे सामान्य प्रत्याय दर। कहने का मतलब ये हुआ कि अधिलाभों का जो पूंजीकरण मूल्य होता है वही क्या होता है? ख्याति होती है।
अधिलाभों का जो पूंजीकरण मूल्य है वही क्या है, ख्याति है। दोनों में कंफ्यूजन क्या होता है, ये होता है कि औसत लाभों का पूंजीकरण हम निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पूंजीकरण मूल्य में से विनियोजित पूंजी कम करेंगे तब ख्याति आएगी, तब ख्याति आएगी। यानी औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य निकाला, उसमें से हमने विनियोजित पूंजी कम कर दी, तब हमारी गुडविल आई। अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर जब हम ख्याति निकालते हैं ना, तो अधिलाभ है, उन अधिलाभों का जो पूंजीकरण मूल्य होता है वो ही क्या होता है, हमारी गुडविल होती है। इसमें विनियोजित पूंजी घटाने की जरूरत नहीं होती, केवल अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य निकाल दो, वही आपकी ख्याति है। यहां देखो, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य निकाला, उसमें से विनियोजित पूंजी कम की, तब जाके हमारी गुडविल आई, ख्याति आई। जबकि यहां क्या हो रहा है, केवल और केवल अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य है, वही क्या है, वही क्या है, ख्याति हमारी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन कभी कभी होता है, इससे बचना है। उसके बाद है वार्षिकी विधि। ये वार्षिकी विधि क्या होती है, पहले हम वार्षिकी की बात करते हैं। वार्षिकी कहते हैं कि मान लो आपने किसी साल कोई पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट की आज वैल्यू क्या है। यानी कोई टाइम ऐसा था जिस टाइम में 1 रुपए में बहुत से सामान आते थे, आज बाजार में 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं आता। तो वो 1 रुपया जो 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो लगाया था, उस टाइम उसकी क्या वैल्यू थी, उस 1 रुपए की आज वैल्यू क्या है। तो जो वर्तमान वैल्यू की बात करते हैं ना, मूल्य की बात करते हैं, होती है वार्षिकी। वार्षिकी विधि भी आसान है। वार्षिकी विधि में ख्याति कैसे निकालेंगे, औसत लाभ या अधिलाभ गुणा वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, ये भी आसान है। अब वार्षिकी का वर्तमान मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला है 1 - 100 अपॉन 100 प्लस आर। आर का मतलब हो गया रिटर्न, चाहे वो ब्याज की दर हो, चाहे वो कटौती की दर हो, वो दर दी आपको होगी प्रश्न में। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, वार्षिकी का वर्ष, यानी 5 साल पहले का, 4 साल पहले का, 10 साल पहले का, तो वो नंबर ऑफ ईयर्स, और आर अपॉन 100, आर वही रेट है। अब आपको ये फॉर्मूला देख के थोड़ा डर लग रहा हो, सर इतना बड़ा फॉर्मूला, घबराओ मत। एग्जामिनर पूछेगा तो 1 नंबर में केवल फॉर्मूला पूछेगा, इसको सोल्व करना नहीं पूछेगा। अगर इस विधि में वो गुडविल ज्ञात करना पूछता है तो आपको वार्षिकी का वर्तमान मूल्य कैलकुलेट करके दिया हुआ होगा। आपको तो औसत लाभ या अधिलाभ जिससे भी पूछा गया उसको वार्षिकी का वर्तमान मूल्य से गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा। उदाहरण के तौर पे मान लो आपका औसत लाभ 10,000 है, कितना है 10,000, और वार्षिकी का मूल्य बता रहा है 3.26, कितना 3.26, तो आपकी ख्याति कितनी हो जाएगी 32600, यानी 32,600। इस तरह से करना है, समझ में आ गई बात। औसत या अधिलाभ गुणा वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। तो ये 3 विधियां तो औसत लाभ और अधिलाभों के आधार पर है। कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी, अच्छे से इनको देख लो और नोट कर लो। आगे इनके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। कुछ 2 विधियां और है छोटी छोटी, उन 2 विधियों की बात करें तो वो बहुत आसान है, बहुत आसान। जिनमें से तो अप्रत्यक्ष रूप से हमने एक विधि तो है, वो अभी मैं जब थ्योरी बता रहा था आपको ख्याति की, उस समय बता दी थी, जब हमने स्व अर्जित और क्रय की गई ख्याति की बात की थी उस समय। सबसे पहले हम बात करते हैं छिपी हुई ख्याति। किसकी बात करेंगे, छिपी हुई, हिडन गुडविल की, या अनुमानित ख्याति विधि। चौथी विधि है वो क्या है, छिपी हुई ख्याति। अब ये छिपी हुई ख्याति क्या होती है, कभी कभी प्रश्न में ना औसत लाभ दिया जाता है ना अधिलाभ दिया जाता है, केवल साझेदारों की पूंजी दे दी जाती है और आपको संचय लाभ या सब कुछ दे दिया जाता है। इसके बाद आपको गुडविल पूछी जाती है। तो उस कंडीशन में गुडविल कैसे ज्ञात करेंगे, उस कंडीशन में गुडविल होगी फर्म की ख्याति बराबर समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी प्लस कुल पूंजी, प्लस है कुल पूंजी। आप इस तरह से ये फॉर्मूला कर सकते हो। अगर मान लो बाई चांस इस तरह से करते हो और माइनस में आ जाए वैल्यू, तो कुल पूंजी को पहले लिख दो, कुल पूंजी उसको पहले लिख दो। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, कुल पूंजी माइनस समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। अब ये समायोजित पूंजी क्या होती है ये बताते हैं।
समायोजित पूंजी। अब समायोजित पूंजी मैं आपको बता देता हूं, समायोजित पूंजी पुराने साझेदारों की निकलेगी। किसकी निकलेगी? पुराने साझेदारों की। बात आगे समझ में? तो समायोजित पूंजी कैसे निकालेंगे? पूंजी शेष प्लस संचय लाभ, और अगर लाभ की जगह हानि है तो माइनस हानि। इस तरह से हम क्या करेंगे? समायोजित पूंजी निकालेंगे। ठीक है, कुल पूंजी जो प्रश्न में दी हुई है वो, और समायोजित पूंजी जो हमें निकालनी है, नए साझेदार की पूंजी घटा देंगे, हमारी क्या आ जाएगी? फर्म की ख्याति आ जाएगी। फर्म की क्या आ जाएगी? ख्याति आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्रय प्रतिफल विधि, ये वही विधि है जो मैंने आपको बताई थी, क्रय प्रतिफल विधि। याद करो, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक शॉप है, उसकी वैल्यू 25 लाख है, लेकिन लोग उसके 28 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो जो अतिरिक्त 3 लाख है वो क्या है? वो उसकी ख्याति है। तो सेम वही चीज है, ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल माइनस संपत्तियां, क्रय प्रतिफल माइनस संपत्तियां। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? फर्म की गुडविल आ जाएगी क्रय प्रतिफल के आधार पर। ठीक है, जैसे कोई व्यापार है, उस व्यापार, देखो एक सिंपल सा समझ लेते हैं। एक व्यापार है, उसकी संपत्तियां दी गई है 2 लाख रुपए, संपत्तियां हैं उसकी 2 लाख रुपयों की। ठीक है, दायित्व उसके 50,000 रुपयों के। ठीक है, और क्रय प्रतिफल दिया है, क्रय प्रतिफल है, क्रय प्रतिफल आपके 1,70,000 रुपए। तो ख्याति कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शुद्ध संपत्तियां ज्ञात कर लेंगे। शुद्ध संपत्तियों में 2 लाख संपत्तियां माइनस 50,000 हो गए दायित्व है, तो शुद्ध संपत्तियां हो गई 1.5 लाख की। 1.5 लाख शुद्ध संपत्तियां हो गई। अब 1.5 लाख की शुद्ध संपत्तियों में से क्रय प्रतिफल है अपना 1,70,000, 1,70,000 माइनस कुल संपत्तियां 1,50,000, तो जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो क्या हो गए? क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति हो गई। ये 20,000 क्या हो गए? ख्याति के, गुडविल के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन विधियों के आधार पर हम ख्याति है उसका मूल्यांकन सीखते हैं। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां मैंने आज आपको बता दी, अच्छे से तैयार कर लो। आगे के वीडियोस में इन विधियों से संबंधित ख्याति के व्यवहारिक प्रश्न करेंगे, ताकि आपको ये विधियां समझ में आए, अच्छे से आप कर सको। आज के वीडियो में इतना ही।